नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घटना चक्र के तीसरा पार्ट का। 2 पार्ट ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं। ये घटना चक्र का पॉइंटर का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम वन लाइनर के रूप में सारे क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करके सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं जहाँ से मैंने छोड़ा था। कहता है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण भारत में किन उपायों से के द्वारा किया जा सकता है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का निवारण हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला है कानून बनाकर, दूसरा है शिक्षा की उन्नति करके, और तीसरा है जनगणना के द्वारा हम अस्पृश्यता का निवारण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मद्रास राज बनाम देवराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था। तो 1951 में ये जो है भेदभाव के विरुद्ध है, उस यानी कि जो छुआछूत वगैरह है उनके विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया था। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। किसमें? तो ये गया है अनुच्छेद 17 में के अंतर्गत। ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। किसमें? तो अनुच्छेद 19 के क में हम जानते हैं कि 19 के क में क्या दिया गया है? प्रेस की स्वतंत्रता, है ना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किसमें किया गया है? तो ये भी अनुच्छेद 19 में ही किया गया है कि आप भाषण दे सकते हैं, अपने अभिव्यक्ति, अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी मंशा रख सकते हैं। अब ये सारा अनुच्छेद 19 में किया गया। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो ये अंतर्गत आता है, घेराव के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये घेराव अफसर को अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। ये घेराव जो है ये सब उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। बिना हथियारबंद शांतिपूर्ण इकट्ठा होने के में ये सारे घेराव करना, कर्तव्य को नहीं करने देना, ये सारा नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है अगर वो क्या करता है? अवांछनीय आलोचना के कारण उसके क्या कर सकते हैं? अभिव्यक्ति को भी हम प्रतिबंध कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्ति के विदेशी यात्रा का संरक्षण प्रदान करता है, यानी कि विदेश जाने का अधिकार। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21 में विदेश जाने का अधिकार की बात कही गई है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 19 के 1 यानी कि में के डी को अनुच्छेद 21 के डी के साथ पढ़ने से हमको क्या मिलता है? एकांतता का अधिकार, यानी कि हमें एकांत में, शांत मन में, शांतचित्त रहने का भी अधिकार है। एकांतता का अधिकार 19 के ए के डी को 21 के साथ मिलकर पढ़ने से हमें क्या मिलता है? एकांतता का अधिकार, माने प्रिवैसी का अधिकार। आप किसी भी चीज़ को अपने प्रिवैसी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक अधिकार में कौन कौन से सम्मिलित है? तो धर्म प्रचार करने का अधिकार है, सिखों को कृपाल रखने का अधिकार है, राज्य को आपस समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार है। ये सारा धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार अधीन है किसके? तो यह है सामाजिक व्यवस्था और स्वस्थ तथा सदाचार के अधीन है। नेक्स्ट है, सिखों द्वारा कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। किसमें? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 का संबंध है धार्मिक स्वतंत्रता से।
आगे देखते हैं। अनुच्छेद 23 आपको सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी मानव को अब जब आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, जबरन काम नहीं करवा सकते हैं, ये अनुच्छेद 23 में कहा गया है। अनुच्छेद 24 हम लोग जानते हैं, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन यानी कि बाल श्रम निषेध, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप धार्मिक कार्यों में अपने आप को धार्मिक कार्य को करवा सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको सम्मिलित यहाँ भी करना है। मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम, अभी हम देखें अनुच्छेद 23। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 19। सार्वजनिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 यानी कि सार्वजनिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा? तो अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान, जैसे कि आप देखते होंगे जामिया इस्लामिया या फिर मदरसा वगैरह का जो भी संचालन हो गया, अल्पसंख्यक लोगों को ये शिक्षा अनुच्छेद 30 के तहत ही प्रदान किया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करना, संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं क्या? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं मौलिक अधिकार। आगे है अनुच्छेद 16 के 2 में क्या है? अनुच्छेद 16 के 2 में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कि आरक्षण की बात कर सकते हैं आप, किसी भी व्यक्ति को धर्म, वंश, जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट 16 का अनुच्छेद 29 का 2, 29 के 2 में कहा गया है किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या उसमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य की से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि राज्य के द्वारा किसी भी स्कूल या किसी भी ऐसी संस्था या ऐसी चीज़ों से किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, वंश या भाषा के आधार पर उसको वंचित नहीं किया जा सकता। पहले जैसे होता था कि ये सरकारी कुआं है तो यहाँ जो है अनुसूचित जाति के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, अछूतों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उनको अछूत मानते थे, ऐसा नहीं है। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 30 के 1 में कहा गया है सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित अथवा उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। ये भी अनुच्छेद 30 के 1 में। आगे है अनुच्छेद 31 के 1, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उनकी संपत्ति से वंचित किया जाएगा। यानी कि देखिए, अनुच्छेद 31 किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। कानून अगर के अलावा कोई उसके संपत्ति से उसको वंचित नहीं कर सकता। अगला है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन कहलाता है? तो वो न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहलाता है। नेक्स्ट है, आपको सही बताना, ये सारे सही हैं। के मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, बिल्कुल सही है। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई थी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक कहा माना जाता है। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों का रक्षक या भारत के संविधान का अभिभावक किसे कहा गया है? तो उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक या रक्षक या भारत के संविधान का अभिभावक माना गया है।
नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा बताया है। नेक्स्ट है कथन है संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव ने उनकी आत्मा कहा, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपायों उपचार का प्रावधान है, तो ये दोनों सही है, ए आर आर दोनों सही है और ये उनकी सही व्याख्या भी करता है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है क्या? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए क्या न्यायालय जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर कोई राज्य या किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से क्या कर लिया, बंदी बना लिया है और उसको न्यायालय नहीं ले जा रहा है, तो उसके खिलाफ अगर आप जाते हैं न्यायालय, तो न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है, जिसमें बंदी को प्रत्यक्ष किया जाएगा, न्यायालय के सामान में रखा जाएगा, सामने उसको लाया जाएगा। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन सदस्य कहता है संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ये कहा है केशवानंद भारती केस में। इंसानों के अनैतिक व्यापार पर निषेध कौन है? तो संविधान का अनुच्छेद 23। आगे है आपका अनुच्छेद उपाधियों का अंत। उपाधियों का किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, यानी कि आप किसी भी सरकार की अनुमति के बिना सेना और शिक्षा संबंधी उपाधि को छोड़कर किसी अन्य उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकते किसी अन्य देश से। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। अल्पसंख्यकों की भाषा के संरक्षण अनुच्छेद 29। शिक्षा का अधिकार किस में जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 के 1 में। नेक्स्ट है यह शिक्षा का अधिकार भी क्या है? मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है। ये किसने दिया? केशवानंद भारती के बाद में आया है। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादित किया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे में। संपत्ति का अधिकार क्या है? अब संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार बन गया है। नेक्स्ट है संपत्ति के मूल अधिकार लोप किया जा सकता है। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा 1978 के द्वारा संविधान पहले मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको एक कानूनी अधिकार का रूप दे दिया गया है। नेक्स्ट है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान प्रदान करती है समान। आगे भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जिन 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है वे हैं अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार की बात कही गई है, जो अनुच्छेद 14 से 18 की बात है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया? सूचना का अधिकार ये नहीं दिया गया। नेक्स्ट है सभी व्यक्ति को प्राप्त है। तो क्या प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण का अधिकार, यानी कि कानून के समय सब समान है, यानी कि कानून के लिए चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, यानी कि किसी भी जाति वर्ग का हो, वो सबको समान माना गया है। नेक्स्ट है भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते। क्या? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार दावा नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है आवास के अधिकार और विदेशी यात्रा का अधिकार। नेक्स्ट है किसी को राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को आप राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, वो उसके अभिव्यक्ति की आज़ादी से के विरुद्ध होगा।
नेक्स्ट है, इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। ये भी सही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गान गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई व्यक्ति कोई विधिक उपबंध नहीं है, यानी कि ऐसा कोई नियम नहीं कि आप उसको बाध्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। आगे है, भारत में केवल भारतीयों को उपलब्ध है। कौन कौन से अधिकार भारतीयों को है? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। ये सिर्फ भारतीय नागरिक ही कर सकते हैं, विदेशी नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, वो क्या है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को जिन अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार परिभाषित करने के लिए शक्ति प्रदान देता है, वे हैं अनुच्छेद 14 और 16 को एक साथ पढ़ने से समाजवादी शब्द में समान काम के लिए समान वेतन का परिभाषित करता है। नेक्स्ट है, लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। यह अनुच्छेद 16 का 1 और 2 क्या करता है? नागरिकों को अवसर की समानता, सभी नागरिकों को अवसर की समानता लोक नियोजन में प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट है, 6 वर्ष की आयु से कम से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों की शिक्षा का अधिकार क्या है? एक मूल अधिकार है ना। शिक्षा का अधिकार कैसा है? एक मूल अधिकार है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मिलना चाहिए, यह एक मूल अधिकार है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया कब? 1 अप्रैल 2010 को। आगे है, कथन है, वह राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएगा। यह प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अनिवार्य है। दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपात में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, वो क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, यानी कि हमें जीने का आत्म यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जिसको कह सकते हैं, वो ख़त्म नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो वो पारसियों के लिए हिंदू शब्द को अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह निम्न विशेष लाभ या लाभ का हकदार हो जाता है ना। यह समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रमों में के लाभ प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, किसी अपराध के अभियुक्त को यानी कि किसी भी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए हम विवश नहीं कर सकते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 20 के 3 में की गई है। नेक्स्ट है, दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिभाषण से संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा? तो अनुच्छेद 20 प्रदान करता है। विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 में। बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा किस में बात कही गई है? अनुच्छेद 22 में कही गई है। तो बंदी बनाए गए व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 22, विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया अनुच्छेद 21 में, और दोष सिद्धि के संबंध में अनुच्छेद 20। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने दिन तक?
अधिकतम 3 माह तक। नेक्स्ट है, वह परलेख जिसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया है वो क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंधुआ मजदूरी अधिनियम संसद में कब पारित हुआ? तो ये 1976 में पारित हुआ था। जोखिम भरे कामों में बाल श्रम उपयोग में निषेध किया गया है भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, ये सारे के द्वारा जोखिम भरे कामों में बाल श्रम को निषेध, जो कि अनुच्छेद 24 में है। आपको यहाँ पूर्ति करना है। अधिकार बिना अधिकार कर्तव्य के उस प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई का, यानी कि अधिकार जो है बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना मनुष्य का मनुष्य जैसे मनुष्य बिना परछाई। आगे हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य है पहले ये जानिए। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत को शामिल करने का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। आगे है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही कथन है। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। ये तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में किसमें है? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। अभी हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश, ये तो बात कर चुके हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ये कहाँ से लिया गया है? देखिए, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व का प्रेरणा प्राप्त हुई है तो आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? एक वाद योग नहीं है, इसको न्यायालय, इसके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, किसमें? तो राज्य के नीति निर्देशक के अंग में। भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए निर्देशित करता है क्या? अनुच्छेद 40। भारत के संविधान अंतर्गत गांवों का गठन किसमें है? निर्देशक नीति निर्देशक में। अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायक पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41। 44 है, नागरिकों के समान नागरिक संहिता की बात कही गई अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन, यह अनुच्छेद 48। मनरेगा दर हर परिवार से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिनों का रोजगार दिलाना का प्रावधान करता है। रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में निर्देश है। ये सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही सम्मिलन इस प्रकार है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 51 याद रखिएगा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 43 के कहा है उद्योग के प्रबंध में कर्मचारियों के भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? पर्यावरण संरक्षण से है की बात कही है, अनुच्छेद 48। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति का उल्लेख किसमें है?
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और अगर अनुच्छेद की बात कही तो अनुच्छेद 51 भारत की विदेशी नीति से संबंधित है, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है भारत संविधान के जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, किसके किसके विरुद्ध? बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या आते हैं? मद्य निषेध, गौ संरक्षण और पर्यावरण। ये सारे यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि अगर राज्य चाहे तो राज्य में मद्य निषेध यानी कि शराबबंदी कर सकता है, गौ रक्षा पर कानून बना सकता है, पर्यावरण रक्षा, ये सारे नीति निर्देशक यानी कि हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। यानी कि राज्य चाहे तो अपने राज्य में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत इसको क्या कर सकता है? प्रतिबंध कर सकता है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार क्या है? परिवर्तनीय, परिवर्तन कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट है गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिविदित होते हैं। क्या है? ग्राम पंचायतों में संश्लिष्ट ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये सब गांधीवादी सिद्धांत है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह जिसके बारे में संविधान शांत है। क्या है? प्रौढ़ शिक्षा, जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो संविधान के बाद में जोड़ा गया है वो क्या है? मुफ्त कानूनी सलाह। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है सूचना का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है समान नागरिक संहिता, सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है क्या है भाई? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं की समान कार्य हेतु समान वेतन, जीवनोपार्जन हेतु पर्याप्त संसाधनों का समान अधिकार, काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रखे, ये राज्य करेगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये किसने कहा? ये कहा गया है केटी शाह के द्वारा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मूल अधिकारों से संबंधित मूल कर्तव्यों से संबंधित, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 51 के क यानी कि ए में है, इसको बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ये बड़ा हो जाएगा इसलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।